हेलो दोस्तों, आज के इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला अनुप्रयोग हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें क्या है। पहले अनुप्रयोग में अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनुप्रयोग में हम करते क्या है, गॉस के प्रमेय का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं और उसके हिसाब से, उसके मदद से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण, वैद्युत ध्रुव के कारण अन्य आपने पढ़ा है। अब यहाँ पर हम किसी चालक के कारण पढ़ेंगे, वो भी किसकी मदद से, गॉस के प्रमेय की मदद से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसमें देखते हैं एक तार लेते हैं जिसकी लंबाई क्या अनंत है। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए फिगर आपको ड्रा कर देते हैं। ये एक तरह का अनंत लंबाई का सीधा तार है। ठीक है, जो एक समान रूप से आवेशित है। इस तरह से मान लो ये प्लस चार्ज इस पे एक तरफ से आवेशित है। ठीक है, अब गॉस के प्रमेय का हमें इसमें क्या करना है, उपयोग करना है। तो पहली कंडीशन आ जाती है कि इसमें बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे इस तार के कारण एक बिंदु यहां पर हम पी लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं, इतने दूर ले लेते हैं, एक बिंदु पी लेते हैं। इसी बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सपोज करो, मान लो कि इस तार से आर दूरी है, मान लो यहां से कितनी दूरी इसकी है, आर दूरी है। ये चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब हम इसमें हमें करना क्या है, यहां पर निकालेंगे कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बिंदु P से जाता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो देखिए इस तार के कारण किस प्रकार का गॉसियन पृष्ठ खींचा जाए ताकि उसके पृष्ठ पर सर्वत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, समान हो, हर जगह क्या हो, समान हो। तो आप देखेंगे अगर तार है तो इसके कारण सबसे अच्छा जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो क्या होगा, एक बेलनाकार होगा। आप समझिए, अभी देखिए अगर इससे जाता हुआ हम एक इस तरह से बना दे, देखिए आप ध्यान से देखिए, अगर इस तरह से जाता हुआ एक ज्योमेट्री बना दें, ये देखिए यहां पर भी दूरी आर हो जाएगी हमारी, ये भी आर हो जाएगी, ये भी आर। अब आप देखेंगे अगर ये एक वृत्त बन जाएगा तो आप कहीं पर भी देखेंगे, ये कहीं पर भी देख लीजिए, पी डैश, पी डैश, पी डबल डैश, तो ये हर जगह पे दूरियां क्या है, इसकी बराबर है। जब दूरियां बराबर है, आवेश वही है हर सभी जगह के लिए, तो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। तो अब यहां से आप क्या करेंगे, तो ये सबसे अच्छा हमारा गॉसियन पृष्ठ होगा, जो कि क्या लिया जाएगा, बेलनाकार लिया जाएगा। तो आप इस पे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। तार की लंबाई अनंत है, तो आप अनंत को लेके कैलकुलेशन नहीं करना है। हम इसमें यल लंबाई का तार, इसमें अनंत वाली लंबाई में से यल लंबाई पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर मान लेते हैं यल लंबाई का गॉसियन पृष्ठ मानते हैं इस तार के कारण, जो कि किस ज्योमेट्री का है भाई, जो कि हमारा बेलनाकार ज्योमेट्री का है। इस तरह से अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, हमने इसकी लंबाई कितनी ली है, एल ली है। लंबाई कितना लिया है, एल लिया है। त्रिज्या आर लिया गया है, त्रिज्या क्या ली गई है, आर ली गई है। क्लियर है, इधर भी ये निकला हुआ है ऊपर से। ठीक है, ये लंबाई का हमने लिया है और ये बन गया आपका गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, अब आप देखिए P बिंदु यहां पर है, यहां से आप देखेंगे तब भी इसकी दूरी आ रही रहेगी, यहां से देखेंगे तब भी आ रहेगी, तो कहीं पर भी आप देखेंगे दूरी हर जगह क्या रहेगी, उसकी बराबर रहेगी। और पूरे पृष्ठ पर घूम कर आप देखेंगे तो ये P की दूरी हर जगह क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या रहेगी, समान रहेगी। तो किसी एक जगह हम निकाल लेंगे तो सभी जगह क्या आ जाएगी, वही आ जाएगी। अब हमें इसमें क्या करना है, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करना है। तो कहीं ना कहीं इसमें बंद पृष्ठ की जरूरत है, जो कि हमने बना लिया है। अब उसको आप कंसीडर करिए, वैद्युत फ्लक्स जो है वो कुल वैद्युत फ्लक्स, ये जो ज्योमेट्री बनी है, इस आकृति से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो आप सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि बेलनाकार आकृति, इसमें कितने पृष्ठ बन रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे एक पृष्ठ आपका ये बन रहा है, जो कि हम इसका नाम दे दे रहे हैं 1,
एक पृष्ठ नीचे वाला आप देख रहे होंगे जिसका नाम हम दे दे रहे हैं 2, और एक ये बेलनाकार यानी वक्र पृष्ठ है जिसका नाम हम दे दे रहे हैं 3। ये 3 पृष्ठ हैं जिनसे वैद्युत फ्लक्स गुजरने की संभावना है। अब इसमें हम विचार करते हैं कि पृष्ठ 1 से वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, पृष्ठ 2 से, पृष्ठ 3 से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, और हम उसको टोटल करके तब इसका कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। अब आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर P है, मान लो यहाँ पर भी क्या होगा, P ही होगा, क्योंकि यहाँ जो दूरी यहाँ पर वही दूरी यहाँ पर भी है। हम यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु P है ये, तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, E की दिशा क्या होगी, इधर होगी, क्योंकि प्लस आवेश के कारण जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं उसकी दिशा उसी की ओर होती है, और इसकी दिशा जो तल के लंबवत होगी, और ठीक है इसकी दिशा ऐसे होगी, हर जगह ऐसे हो जाएगी लंबवत वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब आप देखिए तीनों पृष्ठों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स पर विचार कीजिए। तो पहले हम इसको आप इसमें समझा दे रहे, इसके बाद थ्योरी आप आराम से लिख लोगे, जब फिगर समझ में आ जाएगा थ्योरी आप अपने आप से लिख लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर एक पृष्ठ देखिए, आप इस पृष्ठ को, इस पृष्ठ का क्या होगा, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। इसमें हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं DA, छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं DA, इतना बड़ा क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्षेत्रफल ये ऊपर का लिए हैं, तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा कहां हो जाएगी, अगर इसकी दिशा आप देखेंगे तो ऐसे लंबवत ऊपर की ओर हो जाएगी DA, ठीक है। अब ये हम क्षेत्रफल क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना। वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या होता है, फाई E बराबर क्या होता है, EA cos थीटा होता है, ये होता है। तो उसके लिए हमें E और A चाहिए और उनके बीच का कोण चाहिए। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने क्या दिखा दिया DA दिखा दिया। और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कैसे होगी, ऐसी होगी, हर जगह पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ऐसे ही होगी। तो यहाँ पर इनके बीच का कोण कितना डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो आप पता है जब हम यहाँ पे EA cos 90 रखेंगे तो cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। cos 90 का मान क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो यहाँ पे इनको 0 करोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर इस पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम φ1 मान लें, 1 वाले से अगर गुजरने वाला पृष्ठ 1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ1 मान लें, तो ये यहां से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स φ1 होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। चलिए नीचे वाले पृष्ठ देख लेते हैं, पृष्ठ 2। यहां पर भी हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल की बात करते हैं। इसकी भी अगर हम क्षेत्रफल की दिशा देखें, क्षेत्रफल को DA मान लो यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी क्षेत्रफल को DA मान लीजिए, मान लो इसी के बराबर क्षेत्रफल यहाँ पर भी लिया गया है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। इनके बीच का भी कोण कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। तो जब 90 हो जाएगा तो इनके बीच, मतलब यहाँ पर जब 90 हो जाएगा तो cos 90 0, यानी इस वाले पृष्ठ से भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है। तो यानी 1 और 2 जो पृष्ठ है इनसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारा 0 हो गया। अब बच रहा है एक पृष्ठ जो 5-3 है, जो कि इस चाक के जैसा है, वक्र पृष्ठ जिसको हम कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। तो इस वक्र पृष्ठ पे हम विचार करते हैं। यहाँ पे जो हमने बनाया है, यहाँ पर हम एक छोटा सा, यहाँ पर भी एक क्षेत्रफल बनाते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे जो हमने एरिया बनाया है, इस पर भी जो क्षेत्रफल होगा उसका भी दिशा, जैसे यहाँ बेलन के किसी भी पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल की दिशा होती है वो तल के लंबवत होती है ऊपर की ओर। तो यहाँ पर तल के लंबवत वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी है और तल के लंबवत ही क्या हमारा है, DA भी है। तो यहाँ पर E और DA दोनों की दिशा क्या है, एक ही है। तो इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनके बीच जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, EA cos 0, और cos 0 का मान हो जाएगा 1, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, EA हो जाएगा। यानी पृष्ठ 3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये जो आप तरीका देख रहे हैं इसको सॉल्व करने का, ये आपको न्यूमेरिकल हल करने में भी मदद करता है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो उसको आप चित्र बना करके बिना पेन उठाए, मतलब बिना पेन उठाए, बिना पेन के आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो जेईई मेंस, एडवांस, नीट या सीनेट, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं कंपटीशन का, उसमें न्यूमेरिकल्स मिलता है, तो आप उसका आंसर एट वंस देख करके आप तुरंत उसका आंसर टिक कर पाओगे। इसलिए थ्योरी को अच्छे समझिए। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इस चीज को लिखते हैं, जितना भी हमने समझाया है इस चीज को हम लिखते हैं, फिर फाइनली जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर चलिए हम मान लेते हैं, देखिए माना
माना, देखिए प्रश्न में इतना तो लिखा ही गया है, ठीक है। तो अब इसमें हम यहां शुरू करते हैं। माना तार, जो तार है हमारा, आवेशित तार लिखिए, आवेशित तार, माना आवेशित तार का, आवेशित तार का रेखीय पृष्ठ घनत्व, रेखीय पृष्ठ घनत्व। अब परेशान मत होइए, रेखीय पृष्ठ घनत्व कहां से आ गया। रेखीय पृष्ठ घनत्व क्या होता है नहीं जानते तो अभी हम इसको बता देंगे, ठीक है। आवेशित तार का रेखीय पृष्ठ घनत्व लेमडा है। इसका पृष्ठ घनत्व क्या मान ले रहे हैं, लेमडा मान ले रहे हैं, ठीक है। और क्या मान लेते हैं, और क्या किया गया, आर त्रिज्या का इसमें क्या किया गया, आर त्रिज्या और एल लंबाई का क्या किया गया है, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की गई है। तथा यहाँ पे आप क्या करेंगे, या आप चलिए लेमडा को पहले यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आवेशित तार का रेखीय पृष्ठ घनत्व क्या है, लेमडा है। अब लेमडा कहते किसे हैं, लेमडा है क्या, यहाँ हम आगे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जहां लेमडा इज इक्वल टू होता है क्यूब अपॉन एल, जहां लेमडा क्या होता है, क्यूब अपॉन एल। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अगर यल लंबाई के तार में क्यू आवेश है, यल लंबाई का तार है उसमें कितने आवेश है, क्यू आवेश है, तो क्यू अपॉन एल क्या कहलाएगा, लेमडा कहलाएगा, यानी रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाएगा। रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व, रेखीय पृष्ठ यहां पर आवेश लिख देंगे, रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर एल का मान 1 हो जाए तो हम कहेंगे एकांक लंबाई के तार में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, या रेखीय, यहां पर रेखीय आवेश घनत्व लिखिए, पृष्ठ घनत्व नहीं, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व होगा। पृष्ठ घनत्व दूसरा हो जाएगा, वो आगे मिलेगा। रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। एकांक लंबाई के चालक तार में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक हो जाता है कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। बी में आप सूत्र से देख करके निकाल सकते हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए, तथा तार के चारों ओर, तार के चारों ओर आर त्रिज्या तथा एल लंबाई का गॉसियन पृष्ठ, एल लंबाई का गॉसियन पृष्ठ लेते हैं या बनाते हैं, ठीक है। एल लंबाई का गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वो किस पे निकालनी है, केंद्र बिंदु पर निकालनी है, ठीक है, जो कि कितनी दूरी पर, आर दूरी पर है, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हमें बिंदु P लिख दे रहे हैं यहाँ पे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बेलनाकार जो गॉसियन पृष्ठ, इसमें 3 पृष्ठ दिख रहे हैं, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ में तीनों पृष्ठ 1, 2 और 3 के कारण ये सब अपने से यहाँ पे लिया गया है। गॉसियन पृष्ठ में तीनों पृष्ठ 1, 2 और 3 के कारण गुजरने वाला, देखिए गॉसियन पृष्ठ में तीनों पृष्ठ 1, 2, 3 से गुजरने वाला, ठीक है, ऐसा लिखिए, तीनों पृष्ठ से
1 2 और 3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्रमशः अल्फा 1 सॉरी फाई 1 फाई 2 और फाई 3 है। ठीक है, अतः नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इतना देखिए, जो थ्योरी हमने लिखा है इसको आप वीडियो पॉज करके थ्योरी को आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम ये इरेज कर रहे हैं, इरेज करके आपको फिर से इसको मतलब आगे का डेरिवेशन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, तो हमने लिखा था कि क्रमशः जो वैद्युत फ्लक्स है 1 2 और 3 से वो आपका फाई 1 फाई 2 और फाई 3 है। ठीक है, तो हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, यही होगा भाई। अरे पूरे आकृति से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला तीनों जुड़ जाएगा तो कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, उसके लिए हमें फाई 1 और फाई 2 और फाई 3 चाहिए। तो अभी हमने एक चित्र में आपको समझा दिया कि यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा फाई 1 होगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। फाई 2 वाला भी कितना आएगा, 0 आएगा। अभी हमने देखिए आपको बताया यहाँ से, तो आप यहाँ पे लिख देंगे चित्र से फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कर दे रहे हैं समीकरण 2। ठीक है, 0 क्यों हुआ, इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि क्षेत्रफल तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, या ऐसे लिख लीजिए शॉर्ट में थोड़ा सा, क्योंकि DA जो है परपेंडिकुलर है किस पर, E पर। DA और E क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी बीच का कोण 90 अंश हो जाएगा। तो जब 90 हो जाएगा प्लस 90 का मान 0 होगा तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, फाई 1 फाई 2 बराबर 0। ये कैसे होगा अभी हमने इसके पहले बता दिया है। अब हमें गणना करनी है फाई 3 को, तो फाई 3 यहां से निकाल लीजिए। देखिए फाई 3 क्या होगा, फाई 3 बराबर हो जाएगा हमारा E क्षेत्रफल का हो जाएगा DA और यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 0। तो हमारा फाई 3 बराबर हो जाएगा E DA हो जाएगा। ठीक है, cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो गुजरने वाला हमारा जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, EDA हो जाएगा। DA क्या है, इस वक्र पृष्ठ जो चाक देख रहे हैं उसका जो वक्र पृष्ठ है उसका सूक्ष्म क्षेत्रफल है। तो हमें क्या करना है, संपूर्ण फ्लक्स निकालना है। संपूर्ण फ्लक्स के लिए आप क्या करोगे, उसका यहां पर जो आप देख रहे हो इसको आप डेल्टा करके लिख लो, डेल्टा फाई 3। ठीक है, तो जब हम इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा फाई 3 बराबर, जैसे इसके पहले आपने किया था, ये हो जाएगा संपूर्ण जो हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण। ठीक है, यहाँ पर हम दे रहे हैं सब। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप समाकलन मेथड यूज कर सकते हैं कि दोनों साइड का क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, और या तो आप इसको क्या कर लीजिए, देखिए हमने यहाँ पर DA लिया है, तो अगर DA लिए हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना ज्यादा सही है। तो आप यहाँ पे DA क्या कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए। इसको इस तरह से लिख लीजिए, जो सूक्ष्म पार्ट पे DA है इसको भी आप DA ले लीजिए और इसके बाद संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए क्या करना है, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, लिखिए संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए
ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई थ्री इज इक्वल टू, इधर का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डी ए। ठीक है, ए जहां पर क्या आपका इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है, तो ये इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा फाई थ्री, और ये हो जाएगा ई का इंटीग्रेशन होगा नहीं, डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आ जाएगा ए, छोटा पार्ट था देखा हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमारा आ जाएगा फाई थ्री इज इक्वल टू ई ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा बेलन का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, इसमें एच के स्थान पे क्या है, एल है, तो 2 पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 3। ठीक, ये समीकरण हो गया 3। इसको ध्यान दीजिएगा, अगर आप डीए के रूप में लिखे हैं तो आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, अगर डेल्टा ए अभी हमने यही लिखा होता तो इसको हम क्या करते, समेशन लगा करके सभी को क्या करते, जोड़ देते। ठीक है, इसलिए डी हमने लिख दिया था, हमने इसको इंटीग्रेशन कर दिया। तो आप दोनों मेथड से इसको यूज कर सकते हैं। और आपको अगर डीए वाला मेथड नहीं समझ आ रहा है, इसके पहले लेक्चर में हमने बताया है, उस पहले लेक्चर को आप देख लीजिए, गॉस के प्रमेय, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड। अब आप देखिए, जो हमारा नेट फ्लक्स हो जाएगा, जो कुल फ्लक्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, समीकरण 1 2 3 थे, समीकरण 1 2 3 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 2 3 से। अब फिगर की आवश्यकता हमें पड़ेगी नहीं, तो फिगर को इरेज कर दें, जगह नहीं दिख रही है, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं मिटा करके, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी और फिगर की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिगर को हम इरेज कर दे रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके फिगर को आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फिगर बना लीजिएगा। इसमें ऊपर वाले स्टेप की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको नहीं मिटाए हम। चलिए यहाँ पर देखते हैं, समीकरण 1 2 3 से हो जाएगा फाई इज इक्वल टू फाई वन और फाई टू की वैल्यू क्या है, देखो समीकरण 1 से दोनों की वैल्यू 0 है, ये हो जाएगा 0 + 0, और फाई थ्री की वैल्यू हमारी क्या है, ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, ये हमारा फाई बराबर आ गया, या करके आप लिख सकते हो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। इतना क्लियर हो गया। अब हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हमारे पास यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑलरेडी पहले से आ गई है। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, इसको पक्षांतर कर दीजिए, हमें ई निकालना है, तो फाई ई, या एक लाइन इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे लिखते हैं, इसको हम कर दे रहे हैं समीकरण 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, परंतु गॉस प्रमेय से आ गया ना, गॉस के प्रमेय उपयोग करना है ना, गॉस का अनुप्रयोग हम कर रहे हैं, तो गॉस के प्रमेय से कहीं ना कहीं लगना चाहिए ना, तो लगाने का नंबर आ गया, बारी आ गई उसकी। परंतु गॉस प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, अभी जो आपने लिया था वो क्या लिया था, एक तो बंद पृष्ठ लिया था, बंद पृष्ठ के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो आपने जनरल मेथड से निकाला वो ये निकाला है। तो जो गॉस के प्रमेय है वो भी तो सही है, उन्होंने तो गॉस के प्रमेय बताया तो वो भी तो सही है, तो जितना इस तरह से आ रहा उतना उस तरह से भी आएगा, तो वही वैद्युत फ्लक्स जो आपने इतना निकालना है, गॉस के प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स हमारी क्या हो जाएगी, परंतु गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0 हो जाएगा। अब इसी आकृति के कारण गॉस की प्रमेय कह रहे हैं फ्लक्स जो होगा इतना होगा, और हम जो निकाल रहे हैं वो कह रहे हैं इतना होगा, तो कहने का मतलब हम मेथड से निकाल रहे हैं वो भी सही है और गॉस की प्रमेय भी सही है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी फाई ई की जगह पे हम क्या रख देंगे, Q/ε0, तो फाई ई बराबर Q/ε0 आप क्या करेंगे, रख देंगे ऊपर समीकरण में रखने पर। ठीक है, फाई बराबर इतना, फाई बराबर Q/ε0 रखने पर, कहां रखने पर, समीकरण 4 में। ठीक है, फाई बराबर Q/ε0 समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, तो रख दीजिए यहां पर, तो फाई ई का स्थान पर हमारा हो जाएगा Q/ε0 बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, तो ई को उधर रहने दीजिए, 2 पाई आर एल को पक्षांतर कर दीजिए, तो Q/ε0 है, और इसका इधर क्या गुणा है ना, तो पूरे का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 1 करके आ जाएगा 2 पाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा, ई के।
ठीक है। अब ऐसे देखो कुछ कट रहा तो काट दीजिए, कुछ नहीं कट रहा ना तो रहने दीजिए ऐसे। ये देखिए Q बटे L, Q बटे L, इसके पहले ऊपर थ्योरी में आपने देखा होगा, लिखा होगा Q अपान L बराबर लेमडा। तो आप ये जो Q अपान L मिल रहा है इसको आप क्या लिख देंगे, लेमडा लिख देंगे। Q अपान L को क्या लिख देंगे, लेमडा लिख देंगे। और ये 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग लिख देते हैं, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग लिख दे रहे हैं। और ये Q बटे L को आप अलग ऊपर लिख दे रहे हैं, या ऐसे लिख दीजिए 1/r को अलग लिख दीजिए और Q बटे L को अलग लिख दीजिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ, 1/r को एक साथ, Q बटे L को एक साथ। Q बटे L को हम लिखेंगे लेमडा, Q बटे L को हम लिखेंगे लेमडा। आप इधर का नोट कर लिए होंगे, हम इधर का नोट मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इधर का मिटा दे रहे हैं। देखिए डेरिवेशन काफी विस्तार से बताया ताकि कहीं डाउट ना हो, थोड़ा सा लंबा भले हो जा रहा है। यहाँ हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, इसकी जगह पर हो जाएगा Q अपान लेमडा के, Q अपान L के साथ हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा E के, ठीक है। अब आप यहां से देखिए या करके हम लिख दे रहे हैं, E को इधर कर रहे हैं, उनको इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपान R हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका एक रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट आप नोट कर सकते हैं, जिसमें R जो है, तार से R दूरी पर वैद्युत की तीव्रता निकालनी थी, जहां R क्या है, R जो हमारा है वो तार का रेखीय आवेश घनत्व है, ठीक है। इसी कारण तार को क्या लिया गया है, अनंत लंबाई का लिया गया है, क्योंकि तार की लंबाई से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तार की लंबाई पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। अब इसको देखिए, ये 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट तो है, लेकिन इसकी आपको वैल्यू अलग अलग रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 9 × 10⁻9 होती है। इसमें आप 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, या करके हम बना दे रहे हैं, E इज इक्वल टू 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो भाग वाला यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 से भाग होगा तो 4 हो जाएगा, नीचे गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, और ऊपर गुणा होगा तो ऐसे हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी यह है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या है, सदिश राशि है। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, दिशा होगी। इसकी दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर लेमडा ग्रेटर देन 0 है, लेमडा ग्रेटर देन 0 है, तो दिशा जो होगी बहिर्मुखी होगी। क्या होगी, बहिर्मुखी। और अगर लेमडा लेस देन 0 होगा तो अंतर्मुखी होगा, अंतर्मुखी होगा। कहने का मतलब जैसे ये अभी हमने बनाया था, ठीक है, ये तार हो गया, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। अगर लेमडा ग्रेटर देन 0 होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे होगी, बाहर की तरफ। अगर लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगी, तीव्रता की दिशा क्या हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी, यही बताया गया, ठीक है। और देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग के नहीं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका जो अगर हम ग्राफ खींचेंगे, इसका हम ग्राफ अगर खींचे, हम यहाँ पे ग्राफ खींच दे रहे हैं आपका, अगर इधर E को दिखाएं और इधर R को दिखाएं तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसे आता है, ठीक है। थोड़ा सा और सही बना लेते हैं, इस तरह से इसका ग्राफ आता है, ठीक है। तो ये था हमारा अनंत लंबाई के एक समानावश्यक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और ये आपका 5 नंबर फिक्स कर देगा। और अगर आपको ये 5 नंबर फिक्स करना है तो इसी वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, नोट्स बनाइए, गारंटी है कि आप इसमें 5 नंबर आपका ये कंफर्म हो जाएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए
धन्यवाद।